हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है हुक का नियम, क्लास 11th फिजिक्स में हुक का नियम हम देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे, थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही सिंपल है। हुक ने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने एक चालक तार पर प्रयोग किया। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक चालक तार ले लिया और एक सतह से उन्होंने लटका दिया। जैसा मान लीजिए सतह है और इस सतह से एक चालक तार को लटकाया, एक सतह से एक चालक तार को लटका दिया और इस चालक तार पर भार लटकाया, यानी कुछ लोड लटका दिया, एक ठोस पदार्थ लटका दिया। तो उन्होंने देखा कि जैसे मान लीजिए किसी चालक तार पर यदि हम कोई ठोस पदार्थ लटका देते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है बच्चों? लंबाई में वृद्धि हो जाती है। लंबाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। लंबाई में वृद्धि हो जाती है। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? लोड पर डिपेंड कर रहा है। लोड मतलब भार पर डिपेंड कर रहा है। वस्तु का जो भी भार होगा उस पर डिपेंड करेगा। तब इन्होंने इनके बीच एक संबंध स्थापित कर दिया गया कि रॉबर्ट हुक ने बताया कि यदि धात्विक तार पर जो लंबाई की वृद्धि होगी उस पर लटकाए गए भार के समानुपाती होगी। मतलब जितना ज़्यादा भार लटकाया जाएगा उसकी लंबाई में उतनी ही वृद्धि होगी। भाई रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक चालक तार को एक ठोस सतह से लटकाया और नीचे लोड लगा दिया। लोड मतलब वजन, भार लटका दिया और देखा कि भाई चालक तार की लंबाई में वृद्धि होती है। तब बोले चलो यार हम भी वैज्ञानिक बन जाए, हम भी एक नियम दे रहे हैं। बोले कि भाई हम चालक तार पर जब भार लटकाया तो भाई साहब चालक तार की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो उस पर लटकाए गए भार के समानुपाती है। उन्होंने एक नियम दे दिया, भाई चालक तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि और लटकाए गए भार के बीच एक संबंध स्थापित किया था सन 1678 में, ठीक है। एक नियम बताया जिसे हम हुक का नियम कहते हैं। लेकिन बाद में ये केवल देखा गया कि ये भाई तार के लिए ही ये लागू होता है, जबकि भाई साहब ऐंठन, झुकाव, संपीड़न इसके लिए लंबाई, एकांक लंबाई की बात करें ना यहाँ पे, भाई आयतन में परिवर्तन तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने अपने नियम को ही थोड़ा सा संशोधित रूप कर दिया कि भाई हम थोड़ा सा नियम को संशोधित कर रहे हैं। पहले उन्होंने क्या बताया था, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी तार में होने वाला विस्तार उस तार पर लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी तार पर जितना भार लगाएंगे उसके लंबाई में उतना परिवर्तन होगा। यह सन 1678 के द्वारा, मतलब सन 1678 में हुक के द्वारा नियम दे दिया गया। लेकिन बाद में देखा गया कि भाई ये चालक तार बस में थोड़ी ना काम हो सकेगा। मान लीजिए बोतल में पानी रखा है, गैस भरा, हम दाब लगाएं तो फिर ये तो चालक तार ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, हम एक अलग से नियम दे देते हैं, थोड़ा सा संशोधित रूप दे देते हैं कि जब हम मान लीजिए किसी वस्तु पर प्रतिबल लगाते हैं तो उसकी विकृति उत्पन्न होता है। तो ये विकृति किस पर डिपेंड करेगा? उस पर लगाए गए प्रतिबल पर डिपेंड करेगा। अच्छा, प्रतिबल है क्या बच्चों? प्रतिबल मतलब बल बटा क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर कितना बल लग रहा है। उन्होंने कहा कि जो प्रतिबल हम लगाएंगे किसी वस्तु पर, थोड़ा संशोधित रूप उन्होंने कहा, वो विकृति के समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। पहले नियम में तो बताया था कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत तार में होने वाला जो विस्तार है उस पर लगाए गए भार के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा सा संशोधित रूप बनाया और बताया भाई कि जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। और जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, ई गुणे विकृति, जहां पे ई क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। ई एक आनुपातिक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। एक शब्द यहां पर मिल रहा है बच्चों, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। जैसे प्रत्यास्थ वस्तु ये किसे कहते हैं? प्रत्यास्थता क्या कहलाता है? किसी वस्तु पर यदि बल लगाएं और बल को हटा लें तो अपने मूल स्थिति में आ जाए, ठीक है। तो मूल स्थिति में किस कारण से आ रहा? कहीं ना कहीं उसमें एक गुण होगा जो अपने मूल स्थिति में आ रहा है, और जो हम बल लगाए उसका विरोध किया तभी तो वापस आएगा। जैसे हमने स्प्रिंग पर बल लगाया, स्प्रिंग फैल गया, स्प्रिंग पर हमने बल लगाया, स्प्रिंग फैल गया। लेकिन जैसे हम बल हटाते हैं तो स्प्रिंग अपने मूल स्थिति पर आएगा, सिकुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें भी एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो हमारे बल का विरोध कर रहा है। भाई हमने फैलाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम भी एक बल लगाएंगे, तुम्हारे विरूपक बल का विरोध करेंगे और बल क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ जाता है। तो कहने का मतलब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने से उसकी आकार, आकृति, आयतन में परिवर्तन का विरोध करने वाला जो बल होता है, जो गुण होता है, वही प्रत्यास्थता कहलाता है बच्चों। तो हर एक वस्तु एक निश्चित सीमा होती है। भाई आप मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा स्प्रिंग है, उसको खींच रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में खींच दो तो फिर वो तो खींच ही जाएगा, फिर अपने मूल स्थिति में वापस नहीं आएगा। सीमा से बाहर यदि कोई लिमिट नहीं कहते, लिमिट क्रॉस मत करो, सहन नहीं होता है। किसी व्यक्ति को एक बार, दो बार बोलोगे, 4 बार, 5 बार बोलोगे, लेकिन बार बार जब वही बोलोगे तो बोलेगा लिमिट पार मत करो।
नहीं गुस्सा हमारा फूट जाएगा। ऐसे ही वस्तु, इसमें भी एक वस्तु की भी प्रत्यवस्था के गुण का एक लिमिट होता है। लिमिट से बाहर यदि आप काम करोगे, ज्यादा बल लगा दोगे, प्रतिबल मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, ज्यादा बल लगा दोगे, लिमिट से ज्यादा बल लगा दोगे, तो फिर लिमिट से ज्यादा बल लगाने से प्रत्यावस्था खत्म हो जाएगा बच्चों। इसलिए बोला जाता है प्रत्यावस्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल जो है विकृति के समानुपाती होता है। इन जितना ज्यादा हम बल लगाएंगे उसकी विकृति उतना ही अधिक होगी बच्चों। जब यहां पे हम समानुपाती हटाते हैं, अनुपातिक नियतांक लग जाता है ई, जिसे हम बोलते हैं प्रत्यावस्था गुणांक। ई बराबर निकल कर आ गया प्रतिबल बटा विकृति। ई बराबर निकल कर आ गया प्रतिबल बटा विकृति। ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। अब यदि आपसे कह दिया जाए प्रत्यावस्था गुणांक की परिभाषा यहां से निकालो, तो आप कह सकते हो कि प्रत्यावस्था की सीमा के अंतर्गत ये जो आपका प्रतिबल है ना, और ये आपका विकृत है, इन दोनों का अनुपात ही प्रत्यावस्था गुणांक कहलाता है। बिल्कुल लिख लो, नोट कर लो। प्रत्यावस्था की सीमा के अंतर्गत वस्तु की प्रतिबल और उस पर उत्पन्न विकृति के अनुपात को ही हम प्रत्यावस्था गुणांक कहते हैं। अर्थात बच्चों यदि इसका हम मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक लगा दो। विकृत विमाहीन राशि है, प्रतिबल का होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक निकाल दो, ठीक है। और प्रतिबल का विमीय सूत्र जो होगा वही प्रत्यावस्था गुणांक का विमीय सूत्र होगा। एम एल की पावर -1 होता है और टी की पावर -2 होता है, ठीक है। एम एल की पावर -1, टी की पावर -2, ये विमीय सूत्र है। सब कुछ एक साथ समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिक्कत ना हो सके यार। तो हुक का नियम आप समझ गए होंगे। हुक का नियम कितना लिखना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। प्रतिबल जो विकृति के समानुपाती होता है, समानुपाती हटाते हैं तो ई नियतांक लग जाता है। ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति, अर्थात प्रत्यावस्था की सीमा में प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही प्रत्यावस्था गुणांक कहते हैं बच्चों। ओके, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट तो लेना है ना, आपको नोट्स बनाना है, बिल्कुल लेना है। मात्रक यदि निकालना है तो मात्रक कैसे निकालोगे, प्रतिबल का मात्रक बटा विकृति का मात्रक। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए जो प्रत्यावस्था गुणांक का मात्रक प्रतिबल का होगा, तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यदि हम सीजीएस की बात करें तो डाइन प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। बल का मात्रक डाइन होता है सीजीएस में। विमीय सूत्र बच्चों हमने कहा कि प्रतिबल का जो विमीय सूत्र होगा वही आपका प्रत्यावस्था गुणांक का विमीय सूत्र होगा। तो यहाँ तक आपको कर लेना है। उम्मीद करता हूँ प्रत्यावस्था गुणांक भी आप समझ गए होंगे। यदि हुक का नियम आएगा तो वो भी आप कर लोगे, प्रत्यावस्था गुणांक किसे कहते हैं वो भी आप कर लोगे। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा तो समय लेता नहीं हूँ मैं। छोटे छोटे टॉपिक को छोटे ही वीडियोज के माध्यम से आपको कंप्लीट करा देता हूँ। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि नोट्स आपके पास नहीं है, लेना चाहते हैं, तो इस नोट्स को बनाने के लिए जो मेहनत लगता है उसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज लगती है बच्चों, 100 रुपीज़ ओनली। कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49, ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं बेहतर रूप से। जय हिंद, वंदे मातरम।